आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ट्रेड इन द वाइल्ड। बड़े सारे जो स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, उनका सर्वाइवल जो है वो थ्रेटेंड है बाय अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड ट्रेड। ठीक है, जैसे एक्वाकल्चर की अगर आप बात कर लो, उससे भी तो हार्म पहुंचता है बड़े सारी स्पीशीज़ को। हमने पढ़ा था उसको वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर भी। और व्यापार और तस्करी तो होती ही रहती है एनिमल्स की, उनके स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए। जैसे हाथी के कंटेक्स में अगर आप बात करो तो उसका आइवरी के लिए, टस्क के लिए। और राइनोस के केस में अगर आप बात करो तो हॉर्न्स के लिए। पेंगोलिन की अगर आप बात करो तो उसके स्केल के लिए। ठीक है, तो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ इट क्रिएट्स अ रिस्क फॉर बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉर लोकल लाइवलीहुड टू। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अगर होता है, अगर एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए, उनके ऑर्गन्स के लिए मारा जाता है, उनका व्यापार करा जाता है, तस्करी, जैसे टर्टल्स बड़े सारे पकड़े जाते हैं बांग्लादेशियों के द्वारा कि वो उसका इलीगल जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो कि एक प्रकार से फिर ना एक बफर जोन जो एग्जिस्ट करता है इंसान के बीच में और एनिमल्स के बीच में, वाइल्ड फौना के बीच में, उसको वो रिमूव कर देता है। जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं जो कि मैन ईटर ना भी हो, फिर वो इंसानों के कांटेक्ट में आते हैं और अल्टीमेटली जैसे लेपर्ड्स वगैरह का चंडीगढ़ में आना, पंजाब वगैरह के रीजन में आना, शहरों में घुसे चले आना, ये सब घटनाओं की वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेकिंग इट मोर लाइकली डेट एनिमल पैथोजेंस कम इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। जिन जिन स्पीशीज़ का इलीगल तरीके से व्यापार होता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो मच लेस लाइकली टू बी सोल्ड और बॉट, जहाँ पर सैनिटरी स्टैंडर्ड जो हैं वो प्रॉपरली इन्फोर्स करे जाते हैं। अब ये जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली इसके लिए ना ग्लोबल कन्वेंशंस होती हैं कुछ, ये आगे चलकर आपको पता लगेगा फर्दर चैप्टर्स के अंदर। तो उसके अंतर्गत ना जो कस्टम्स वाले होते हैं, अगर वो ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो व्यापार करके, जो व्यापार की फॉर्म में अगर ऐसे एनिमल्स को बोरियों वगैरह में बंद करके वो ले जा रहे हैं, तो फिर जेल टर्म वगैरह भी हो सकती है पर्सन्स को। या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ करा जाता है कि अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है, उसके लिए किसी भी कंट्री से, खुद का देश तो छोड़ दो, दूसरे देश से भी एनिमल्स को मारकर उनकी स्किन, उनके हॉर्न, उनके टस वगैरह नहीं आएंगे। ऐसी कंट्री में जहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स अलाउ फॉलो करे जाते हैं, वो उनको कहा जाता है सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब वो इस वजह से भी होता है कि अगर वहाँ पर वो स्पीशीज़ अगर इंट्रोड्यूस करी गई, उनको डर ये कि ये इनविजिबल एलियन स्पीशी ना बन जाए। कभी कभार क्या होता है कि आप कहोगे कि मार कर ही तो उनको वो भेजा जाएगा। टॉर्टोइस वगैरह या टर्टल्स की तस्करी ना कभी कभार ऐसी करी जाती है कि वो जिंदा भी होते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। बोलकर कभी कभार ऐसा करा जाता है कि जब ऑफिसर्स वगैरह उनको पकड़ते हैं कि हम ना दूसरे देश में इसको जो है किसी जूलॉजिकल पार्क के लिए, किसी आर्टिफिशियल कंडीशंस के लिए, पॉन्ड्स, एक्वेरियम्स वगैरह के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इंटेंशन होती है वो कुछ और ही होती है। तो उस कंट्रीज़ के अंदर कुछ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। मैं आपको इसके ऊपर ग्लोबल कन्वेंशंस दिखाऊंगा। मेकिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज मोर लाइकली, अगर उनको लगता है ऐसा कि लोकल बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी और ये बीमारियां वगैरह इसके आने से फैलेंगी, तो ऐसे एनिमल्स की एंट्री ही अलाउ नहीं होती उस देश के अंदर, फिर चाहे उसका पर्पस कितना भी बड़ा। अगला है पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट होती है और होती चली आई है ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन। विच इज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की वजह से अफेक्ट होती है, सच एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, प्राकृतिक आपदाएं लाइक ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा। लंबे समय के अंदर अगर आप बात करो
तो क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, और करता है, क्लाइमेट जो है वो प्रभावित करता है इकोसिस्टम की हेल्थ को, इकोसिस्टम जितना टिक पाता है उसकी वायबिलिटी को, जिसकी वजह से देयर इज शिफ्ट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, पैथोजेंस, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन सेटलमेंट्स। अल्टीमेटली यहाँ पर बात हो रही है हैबिटेट लॉस। अब क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए तो? इट अफेक्ट्स लाइवलीहुड। इंसानों की जो हेल्थ है इट डिपेंड्स ऑन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन सर्विसेज, फ्रेश वाटर, फूड, फ्यूल, फॉडर वगैरह इंसान को कितना मिलेगा। स्पेशली वो लोग जो कि इन एरियाज में रह रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, लाइक ट्राइबल पीपल। अगर यहाँ पर इकोसिस्टम सर्विसेज अगर चेंज हो जाए तो इंसानों की लाइवलीहुड जो है, उनकी इनकम जो है, उनके लोकल माइग्रेशन वगैरह को प्रभावित कर सकती हैं, और जिसकी वजह से एक प्रकार का एक्सट्रीम, अगर आप लॉन्ग टाइम के अंदर अगर इसको देखो एक्सट्रीम फॉर्म में, इट में कॉज पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हो, इट में लिमिट द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स फॉर मैनी डिसीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो अभी तक प्लांट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो बनते हैं, अगर ओवर एक्सप्लॉइट अगर उनको करा जाए तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो दवाइयाँ नहीं बन पाएंगी, जिसकी वजह से बीमारी और फैलती चलेंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को होंगे और कोई रेमेडियल सॉल्यूशन के पास होगा नहीं। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्राइसिस। बायोडाइवर्सिटी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन, बिकॉज इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल्स, और जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है सभी क्रॉप्स, लाइवलीहुड, इन सब के लिए। न्यूट्रिशन और जो बायोडाइवर्सिटी के आपस में लिंक है एट वेरियस लेवल। राइटर हमें कह रहा है इकोसिस्टम की अगर आप बात करो, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, जो स्पीशीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ फूड चेन, फूड वेब, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमें स्पीशीज़ के बीच में जो देखने को मिलती है। फूड प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है, उसको इंटेंसिफाई करना है थ्रू इरिगेशन टेक्निक्स, फर्टिलाइजर यूज़, प्लांट प्रोडक्शन लाइक पेस्टिसाइड्स, या फिर अलग अलग क्रॉप वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करके, क्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ करके। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है और ग्लोबल न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो बदल सकता है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन पर इतना रहेगा ही नहीं। लेकिन बात वो भी है जो कि हमने देखा था, एक रिपोर्ट देखी थी ना श्रेया हमने, 300% फूड प्रोडक्शन जो दुनिया में बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में, वो भी फिर अच्छी चीज़ नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक एडिशनल बर्डन तो देखो पैदा करती है, उस एंगल को तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस जो है वो चेंज होता है तो लोकल हेल्थ डाइट, लोग जो स्टेपल फूड को जो कंज्यूम करते हैं, व्हाट इज स्टेपल डाइट या स्टेपल फूड, रोज़मर्रा के जीवन में जो आमतौर पर इंसान खाते ही खाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियंस के मुंह से क्या निकलता है अक्सर एक शब्द जब खाना खाते हैं? दाल चावल या रोटी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एडिक्वेट फॉर्म में जो इंसानों को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जो स्टेबल डाइट उनकी होनी चाहिए, ये प्रभावित होगी। इसके बाद दूसरा खतरा बायोडाइवर्सिटी के लॉस से, एक तो ये है हमने पढ़ा लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्राइसिस। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी इससे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हैबिटेट लॉस होगा जानवरों का तो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये निकलेगा कि वो अपने हैबिटेट को छोड़कर फिर इंसानों के हैबिटेट तक चले आएंगे। और जब ऐसा होगा तो आपको पता है बहुत सारी जगह पर इंसान बिल्कुल उन एरियाज़ के पास रह रहे होते हैं, उन रीजन्स के पास रह रहे होते हैं जहाँ पर ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, एनिमल्स के कॉरिडोर्स होते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, एंड इट विल क्रिएट कॉज टू बोथ रेसिडेंट्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स। इंसान उनको मारेंगे, उनकी संख्या कम होगी, और कभी कभार वो इंसान को खा जाएंगे, मार डालेंगे। ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ने लगा, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले तो इंसानों की पॉपुलेशन जब से बड़ी है, अपनी सहूलियत के लिए इंसान जो है वो फॉरेस्ट लैंड में इंक्रोच करने लगा है अर्बनाइजेशन के लिए। उसके बाद लैंड यूज़ अभी तक जिस प्रकार से होता था उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी है।
इंडस्ट्रीज़ के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ऊपर वाले सारे फैक्टर्स की वजह से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से स्पीशीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट था वो डिग्रेड होता चल रहा है, ख़त्म हो गया है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। लाइवलीहुड पॉपुलेशन जो है, लाइवस्टॉक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां इंसान रखने लग गए हैं ज़्यादा, बिजनेस करने के लिए, कमर्शियल पर्पस करने के लिए, या सेल्फ सस्टेनेंस करने के लिए भी अगर रख रहे हैं, उसकी वजह से लोकल फौना जो है, लोकल वेजिटेशन जो है वो भी प्रभावित होती है। जब वहाँ पर एक बेसिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास नहीं बचते हैं, फूड चेन प्रभावित होती है, उथल पुथल मच जाती है सभी फॉरेन स्पीशीज़ के बीच में। अल्टीमेटली वो ह्यूमन हैबिटेशन तक माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद इको टूरिज्म की वजह से भी बड़े सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एक कमर्शियल तौर पर व्यापार की तरह, बिजनेस की तरह बना दिया गया है कि जहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उनसे पैसा लिया जाएगा, उनकी रुकने की व्यवस्था वहीं करी जाएगी, और नेचुरल रिजर्व्स इसी चक्कर में कभी कभार खिलवाड़ का सामना करते हैं। उसके बाद abundant distribution of prey in the form of livestock on the periphery of forested land। ये होता क्या है कि जब ये प्रेडेटर्स जो होते हैं ये कुछ एनिमल्स को मार के खा लेते हैं, जब उनकी संख्या कम होने लग जाती है, जैसे टाइगर कभी भी मैन ईटर नहीं होता, लेकिन जब उसके एरिया में घुसपैठ कर और उसको रहने का स्पेस जब कम मिल जाता है और उसकी जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर वो फीड करता है, लाइक डियर एक्सेट्रा, वो जब कम हो जाती है तब वो शहरों की तरफ एंटर करता है। उसके बाद इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। अब जब वो बढ़ रही है तो इंसान जो है वो भी अपने रहने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। फिर वो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स वगैरह एलिफेंट कॉरिडोर से होते हुए, और आपको पता है बड़े सारे ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो एलिफेंट कॉरिडोर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क जो बनाए जाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि वहाँ से सड़कें पास आउट हो रही हैं। लगभग 55,000 किलोमीटर की रोडें हैं हमारे देश में जो इन प्रोटेक्टेड एरिया से पास आउट होती हैं। जाहिर सी बात है एनिमल्स का बाहर निकलना अपने नेचुरल एरिया से और फिर ऐसी जगह पर एंटर करना, सड़कों वगैरह पर दिखना लाजमी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और स्टोकैस्टिक इवेंट्स लाइक फायर, फ्लड्स एक्सेट्रा, प्राकृतिक आपदा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देयर इज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड क्रॉप डैमेज, लाइफ स्टॉक का डेप्रिडेशन होता है। जैसे हिमालयन स्नो लेपर्ड, वो बकरी का शिकार करता है जो कि हिमालयन रीजन्स के अंदर मिलती हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो स्नो लेपर्ड को मार डालते हैं अपनी लाइफ स्टॉक को सेव करने के लिए। इससे किसकी संख्या प्रभावित हो रही है? स्नो लेपर्ड की। ऐसे होते होते आपको नहीं लगता एक दिन वो एक्सटेंट बन जाएगा? यही होता है। उसके बाद इंजरीज एंड डेथ। मैंने आपको बार बार मैं बोल रहा था अभी बड़े टाइम से, मैन ईटर टाइगर, टाइगर मैन ईटर नहीं होता, लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो इंसानों को मारकर खाता है, अटैक करता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा रिपोर्ट करा जाता है। दे हैव इंजर्ड एंड किल्ड विलेजर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब बिल्कुल उस, याद है करंट अफेयर करा था मैं श्रेया अप्रैल मंथ के अंदर, ये होता है कोर एरिया, और इसके आसपास जो लगता हुआ एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरी एरिया। इंजरीज टू वाइल्ड लाइफ, लेपर्ड्स और जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मॉब, उत्तेजित क्राउड जो होता है वो उनको मार डालते हैं भीड़ भड़क्के में। जैसे एक लेपर्ड को भगाते भगाते कुएं तक ले गए, वो कुएं में गिर गया, पत्थर मार मार के उसको जान से मार डाला। ठीक है। मॉब की डेफिनेशन होती है क्राउड विद वॉलेंट एक्साइटमेंट। क्राउड विद वॉलेंट एक्साइटमेंट।
अब इसके लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं? आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स बनाना, फिजिकल और बायोलॉजिकल, लेकिन ये एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। गार्डिंग करना अलग अलग एरियाज़ के अंदर, लेकिन कितने फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हम तैनात करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्टरनेटिवली हाई कॉस्ट लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस करना, बात ये है, इसमें भी लिखा हुआ है, दिस इज हाई कॉस्ट टेक्निक। रिलोकेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को रिसेटल करना, पेरीफेरी से और दूर ले जाओ, कोर एरिया से जो और दूर हो। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट रिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ एक्सेस टू रिफ्यूज। ये लाइन्स कहीं नहीं दे रखी है, इसको छोड़ दो आप, इस पॉइंट को काट दो। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम कन्वेंशंस करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, जहाँ पर हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट रीहैब। प्रोजेक्ट रीहैब एक इनोवेटिव वे है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को टालने का। याद है इसके बारे में करंट अफेयर में हमने डिस्कस करा था, श्रेया मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इसको PMFIS की बुक में, उधर भी हमने इसको पढ़ा था। इसको इम्प्लीमेंट करता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ये जो प्रोजेक्ट है, इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एलिफेंट्स प्रेजेंस एट प्लेसेस इन कर्नाटका कोदागु डिस्ट्रिक्ट। और ऐसी जगह से एलिफेंट को बेसिकली बचाया जाता है जहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो जगह देखी गई है एलिफेंट अटैक्स की, जहाँ पर इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं कि उनको इंसानों की मार का सामना करना पड़ा, अटैक का सामना करना पड़ा और वो मर भी गए। लाइक स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु और केरला। ये सब कुछ श्रेय आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि मयूर याद है कि चारों तरफ एक बी बॉक्सेस की एक फेंसिंग करी जाएगी, मधुमक्खियाँ लगाई जाएंगी ताकि वो अपने कॉरिडोर से बाहर ना आ सकें। एलिफेंट को डर लगता है कि जो मधुमक्खी हैं वो आँखों में घुस के उनको काट ना ले या फिर सूंड में उनके ना घुस जाए। और जो बीज की जो बज़ की साउंड होती है वो एलिफेंट्स को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। जैसे सर्दियों की रातों में हमारे कान के पास से जब मच्छर निकलता है, गहरी से गहरी नींद खुल जाती है, तो वो अनोइंग लगता है हमें काफ़ी ज़्यादा। ऐसे ही एलिफेंट भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो बी फेंसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है एलिफेंट्स की काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। वो फिर अपने एलिफेंट कॉरिडोर से निकलकर बाहर सड़कों पर जाकर अटैक नहीं करते, ह्यूमंस पर नहीं कर पाते, मतलब फिर कन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, जो यूनिकनेस है इस प्रोजेक्ट रीहैब की वो ये है, इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू बोथ ह्यूमंस एज वेल एज एलिफेंट्स, क्योंकि बीच में इनके बैरियर क्या है, हनी बीज और बॉक्सेस। ठीक है, इस प्रकार के बॉक्सेस ही लगाए जाते हैं। एक फेंसेस बनाकर तारे लगा दी, इनमें मधुमक्खियाँ होती हैं, निकलती रहती हैं, बाहर जाती रहती हैं, अंदर आती रहती हैं। लेकिन एलिफेंट अब यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो अब उसको इतना स्पेस तो चाहिए ना कि कहीं से वो निकल जाए। टच करेगा, मधुमक्खियाँ इरिटेट होती हैं, वो बाहर आती हैं।
फिर उसके कान के आसपास, सूंड के आसपास घूमती हैं, वो इरिटेट होता है और वो वापस लौट जाता है। उसके बाद एनिमल्स की कलिंग। कलिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है इस प्रोसेस में? बताओ। क्या करते हैं हम लोग एनिमल कलिंग के अंदर? बोलो। मारते हैं, है ना? अब इस पे एक एथिकल क्वेश्चन ये रेज होता है, ये कलिंग ऑफ एनिमल्स जो है, चले कोई जो खतरनाक एनिमल्स हैं जो कि दूसरी स्पीशीज़ के लिए खतरा है, तो ये कंजर्वेशन का एक तरीका है किसी और को बचाने का, या फिर ये एक बायोडाइवर्सिटी लॉस है? ये सवाल है। एक होता है नेचुरल कलिंग। कलिंग मीन्स सिलेक्शन। नेचुरल कलिंग कैसे होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वीडिंग आउट द वीक। जो वीक पॉपुलेशन है, डार्विनिज्म का प्रिंसिपल याद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वीक पॉपुलेशन को उसकी ग्रोथ मत होने दो, हटाओ उसे। अगर कहीं पर भी किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर किसी भी प्रजाति की पॉपुलेशन अगर बूम करती है, तो इट मेक्स इंडिविजुअल्स कम्पीट फॉर फूड एंड सेफ्टी। तो वीकर वन जो है वो अपने आप ही जो है फेज आउट हो जाएंगे, और जो ज़्यादा एबल इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें कोई इंसानों का कोई हाथ नहीं होता, ये नेचुरल वे में अपने आप हो जाती है। ठीक है। कलिंग नेचुरली अकर्स बाय, जब जो वीक एनिमल्स होते हैं उनको कुछ खाने को नहीं मिला। अब जैसे कुत्ते को, एक कुत्ता है, डॉग है, उसने बड़े दिन से कुछ खाया नहीं है, उसको मांस का एक टुकड़ा दिख रहा है बहुत बड़ा सा, डेड बॉडी दिख रही है, एक याक की, एक बफेलो की, लेकिन वहाँ पर शेर की फैमिली बैठी हुई है। जाएगा वो वहाँ पर खाने? भूखा मर जाएगा, जाएगा नहीं। लेकिन तो कलिंग नेचुरली अकर्स बाय स्टार्वेशन, डिसीज या फिर प्रेडेशन, जब उनको कोई मार के खा जाता है। ये कुदरत अपने आप में एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका जानती है। अब कुछ कुछ कलिंग जो होती है वो इंसानों के द्वारा भी कंडक्ट करी जाती है। कलिंग बाय ह्यूमन कंट्रोल, कलिंग बाय ह्यूमंस कंट्रोल्ड कलिंग। जब हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, एंड इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है। थ्रू कंट्रोल्ड हंटिंग, जिसको बोला जाता है कलिंग। अब इंसान जो है वो कलिंग को क्यों ज़रूरी मानते हैं? एक तो ह्यूमन बढ़ते हुए ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से। बड़े सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसानों को ऐसा लगता है वो हमारे साथ कम्पीट करते हैं फॉर रिसोर्सेज। अब या तो हम मरेंगे या वो मरेंगे, तो वो एनिमल्स को ही मार डालते हैं। उसके बाद थ्रेट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, इंसान ही कहते हैं इसकी वजह से क्रॉप डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो इसलिए कलिंग नेसेसरी। जैसे आपको पता है ना, नील गाय पूरी की पूरी झुंड में आती है और फसल खेत वगैरह बर्बाद करके रख देती है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू माइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। अब जब वो स्पीशीज़ बाहर आएंगे, उनका हैबिटेट लॉस हुआ है, तो उनके साथ भिड़ेंगे, और जब ये भिड़ेंगे तो ये बोलते हैं मारो। मतलब इंसान यहाँ पर अपनी सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली जानवरों को मार रहा है। कुछ कुछ जो छोटे हर्बीवोर्स होते हैं उनके द्वारा भी क्रॉप्स को खाया जाता है, तबाह करा जाता है, अगर उनकी पॉपुलेशन एकदम से बूम कर जाए तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं, अगर वो ऐसे इलाके में आ जाएं जहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स जो हैं उग रहे हैं, लाइक वीट, मेज और दूसरे मेजर क्रॉप्स, तो इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो बेटर है कि उनको पहले ही मार दो। ये इंसानों के द्वारा दिया गया कुछ रीज़न होते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ कलिंग वर्ल्ड वाइड, यूएसए में कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए कलिंग जो है वो करी जाती है, सीजनल कलिंग करी जाती है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कलिंग जो है इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कमर्शियल हार्वेस्टिंग।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेरल कैट्स को मारा जाता है टू प्रोटेक्ट नेटिव स्पीशीज। इनको मारा जाता है। डेफिनेटली ये दूसरे स्पीशीज को हार्म करती होगी, इस वजह से ये है कैट्स इन ऑस्ट्रेलिया, फेरल कैट। जैसे कि आप देख रहे हो उसने बर्ड मार के खा ली। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कॉल्स कैंगरू, ये उधर का क्या है? कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नेशनल एनिमल। हमारे टाइगर्स की या पिकॉक की कलिंग होती है? बताओ। नहीं। आप टाइगर्स या पिकॉक को पाल सकते हो घर पे? अलाउ है? ये चीज़ परमिटेड है, अलाउड है? नहीं, हमारे देश में नहीं होता है। ठीक है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया कर्ड कैमल्स टू रेगुलेट देयर ओवर पॉपुलेशन। अब ये जो एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है या जो प्रो कलिंग लॉबी है, इनका क्या कहना है? कलिंग लॉबी कौन होती है? अफेक्टेड फार्मर्स और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक आर्गुमेंट आएगी फॉर और एक अगेंस्ट में। आर्ग्यूमेंट्स बाय एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट अगेंस्ट कलिंग। एथिकल ग्राउंड्स पे वो कहते हैं कि इंसानों को कोई राइट ही नहीं है, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए तुम एनिमल्स को, बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास सारी क्षमता है तो तुम उनको मार रहे हो, और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। तो ये तो बहुत मीन बात हो गई। उनका ये मानना है हर एक जो इंडिविजुअल एनिमल है वो इंपॉर्टेंट है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग एंटायर स्पीशीज एट रिस्क। भगवान ने अगर उसको बनाया तो उसको रहने का अधिकार है, चाहे वो सबको उधर एक इकोसिस्टम से लुप्त कर मारे। इंसान को कोई अधिकार नहीं बनता उसको जान से मारने का। कलिंग इज अगेंस्ट एनिमल कंजर्वेशन, क्यों? इंसानों को जो ठीक लगेगा वो उसको मारेंगे, और जिसको वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं उसको प्रिजर्व करेंगे। अब बंदरों की कलिंग अलाउ कर दी गई है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में। आप जैसे अभी आप ऊपर देख रहे थे, ये कैंगरू की, कैमल्स की, ये सब हो रही है। और वहीं पर ब्लैक बग का शिकार करने पर सलमान खान की लंका लगी हुई है इतने सालों से। तो ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, किसको कम इंपॉर्टेंस दे रखी है। अगला आर्ग्यूमेंट, कलिंग जो है वो फिर लोगों की एपैथेटिक फीलिंग को बढ़ा देगा कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम क्यों कंजर्व करें, हमारे लिए तो जो खतरा होगा हम उसको मार डालेंगे। तो वो हो सकता है कि दूसरे लाइफ फॉर्म्स की भी कदर ना करें। अब बेसिकली यहां पर ये बोला जा रहा है, कुछ जो लोग हैं उनको रिक्रूट करा जाता है टू कल एनिमल्स। वो अपनी जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, और ये चीज़ जो होती है ये ग्लोरीफाई होती है कि लोग इसने इस एनिमल को मार के लाया, जैसे ये, और खुश हो रहा है उल्लू का पट्टा। ये भी आर्ग्यूमेंट दी जाती है that human animal conflict can be controlled through non-invasive means also। क्रॉप फील्ड को फेंस कर दो, मिर्चियाँ जो हैं वो प्लांट कर दो, एक बफर एरियाज बना दो क्रॉप लैंड पर और उसके बिल्कुल पेरीफेरीज पर, एज पर। नॉन एडिबल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड रेगुलर कंपनसेशन फॉर क्रॉप लॉस सरकारों के द्वारा।
लेकिन जो दूसरी लॉबी है वो क्या आर्ग्यूमेंट देती है? वही कहते हैं ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, भावनाएं यहाँ पर बीच पर ही आनी चाहिए। उनका कहना है वी आर कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं कि कैसे इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जा सकता है और जो फ्यूचर है दूसरी स्पीशीज़ का उसको सिक्योर करके रखा जा सकता है कि वो एक्सटेंड ना हो। कलिंग कंजर्वेशन का ही एक माध्यम है। जिस जिस देश में कानून होता है तो ये जो लॉबीज़ हैं, जो ये बॉडीज़ हैं, ये आर्ग्यूमेंट ये करती हैं डैट वाइल्ड लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड बिकॉज दे आर टू फ्यू एंड रिक्वायर प्रोटेक्शन। अब जैसे वो ये कह रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल एनिमल जो है वो एथिकली इंपॉर्टेंट है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग एंटायर स्पीशीज एट रिस्क। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जानवर को बचाने के लिए हम 500 की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर किसी एक रीजन में हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बूम करेगी तो किसान ये देखेंगे कि टाइम नहीं लगने वाला कि प्रेडेटर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे उस एरिया में उनको मार के खाने के लिए। उनका ये कहना है कि एक लॉफुल तरीके से इंटरवेंशन ज़रूर होनी चाहिए, रिटेलिएशन जो होनी चाहिए वो इलीगल मीन से नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो कलिंग लॉबी है वो ये सेम पॉइंट पे आर्ग्यू करती है कि हाँ कोई इलीगल तरीका नहीं कि मेरा शौक के लिए मार रहे हैं। गुस्से में जैसे जो फार्मर्स हैं वो वाइल्ड लाइफ को अंधाधुंध नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं, इंक्लूडिंग दोज दैट मे नॉट बी कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, फिर उनको भी मार गिराया जाता है। तो ये इसके तो खिलाफ। वही कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट क्या है, कहते हैं इस चीज़ के ऊपर कोई ठोस एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि कलिंग इंक्रीजेज इन सेंसिटिविटी अमंग पीपल, कि वो दूसरे जीव जंतुओं से प्यार नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग हंटिंग को एंजॉय करते हैं एंड अदर्स माइट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कलिंग। तो इसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इनसेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है, फिर इंसानों को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने मान लो कि मुर्गियां काटी हुई हैं, बकरा काटा हुआ है, अब आपको डर ही नहीं लगता खून बूंद देखकर या फिर मांस को काटकर, तो आप किसी और जानवर की भी जान लेने से पहले नहीं सोचोगे फिर, अगर वो आप पे खतरा बना तो। वही कहते हैं चलो फेंसिंग कर भी दो तो वो दूसरे क्रॉपलैंड में चले जाएंगे। फेंसिंग एक्सपेंसिव होती है, उसकी मेंटेनेंस जो इफेक्टिव तरीका नहीं है। जो क्रॉप जो हैं अगर हम उनको उगा भी लें कि उन क्रॉप्स को देखकर एनिमल्स वहां पर नहीं आएंगे, अब ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज उनके अंदर हो सकता है इस प्रकार से आ गई हो कि अब वो उन क्रॉप्स का सेवन कर सकें। फॉर एग्जांपल फार्मर जो हैं हिमाचल प्रदेश सिरमौर में वही कंप्लेंट करते हैं कि पहले जो बंदर थे वो लहसुन की खेत पर नहीं आते थे जहाँ लहसुन की खेती होती है, लेकिन अक्सर अब वो वहाँ पर आते हैं और उत्पात मचाते हैं, हड़कंप मचाते हैं। बाकी जो मेजर्स हैं दे आर मोस्टली लॉन्ग टर्म एंड कैन कीप अ चेक ऑन द कल्प्रिट ओनली इन सिचुएशंस जहाँ पर क्रॉप डैमेज जो है वो आज भी रीजनेबल है। एंड बट इन पॉकेट्स वेयर द सिचुएशन इज ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर ही सिर्फ एक ऑप्शन ये बचता है कि ये जो बार बार क्रॉप रेडर्स, मतलब इनको बोला जा रहा है, जो एनिमल जो उत्पात मचाते हैं, जो आतंक मचाते हैं, उनको मारना ही ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक, इंक्रीज जूनोसिस ड्यू टू हैबिटेट लॉस। जूनोसिस कैटेगरी को कहा जाता है जूनोटिक डिसीजेस की, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऐसे डिसीजेस। एग्जांपल कुत्तों से होने वाला रेबीज,
रेबीज की वजह से इंसानों में एक क्या साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती है, जल्दी बताओ? हाइड्रोफोबिया। पी पी नहीं पाते, एक एक बूंद मतलब बेसिकली ऐसे हाफ हाफ के पीता है इंसान। मैंने यूट्यूब पे आई थिंक वीडियो भी दिखाई थी आपको किसी एक चैप्टर के अंदर। ये एबोला वायरस फ्रूट बैट से जो होता है, और कोविड-19 पेंगोलिन से भी हो सकता है। पहले फ्रूट बैट्स में आपको दिखाता हूँ। पेंगोलिन तो आप जानते होंगे, ये फ्रूट बैट्स और पेंगोलिन, इनकी तस्करी किस लिए करी जाती है? फॉर देयर स्केल्स। ठीक है, जो जूनोसिस होते हैं ये ऐसे बैक्टीरियाज एंड वायरस होते हैं, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस ढूंढने, अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाता है इनको। ये ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनके लिए सिचुएशंस अनुकूल हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सके। ये फिर लोकल एनिमल पॉपुलेशन को चेंज करके रख देते हैं वहाँ पर, डेट सर्व एज अ होस्ट फॉर सर्टेन पैथोजेंस, या पैथोजेनिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करके रख देते हैं पूरा का पूरा। जूनोटिक डिसीजेज जो हैं दे आर क्लोजली लिंक्ड विद द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 60% जो ह्यूमन में इन्फेक्शियस डिसीज जो होते हैं वो जूनोटिक डिसीज होते हैं, एनिमल से ट्रांसमिट हुए होते हैं। इसलिए कहते हैं आप अपने डॉगीज़ को जितना मर्जी इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी करवा लो, उसको ज़्यादा चिपका के नहीं रखना चाहिए। कई लोग किस कर रहे होते हैं, सुला रहे होते हैं अपने साथ, लिवर जैसी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनकी जो ब्रेथ होती है, जो वो सांस लेते हैं, उससे कुछ कीटाणु अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको लिवर की दिक्कत हो सकती है। प्यार एक अलग चीज़ होती है, वास्तविकता एक अलग चीज़ होती है। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये एस्टिमेट इनके द्वारा एक एस्टिमेट रिलीज करा गया था कि जूनोसिस किल्स समवेयर अबाउट 7 लाख पीपल इन अ ईयर। अगर इकोसिस्टम चेंज होने लगे या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए तो जूनोसिस को कैसे मदद मिलती है सर्वाइवल के लिए? जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो डाइवर्स स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं, और वैसे तो वो अपने आप से एक रेजिलिएंट सिस्टम होते हैं जहां पर वो इस प्रकार के डिसीजेस को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी अगर किसी इकोसिस्टम में कम होती चलेगी तो उतना ही आसान बन जाएगा पैथोजेंस के लिए कि वो रैपिड तरीके से एक्सपेंड कर सके। फॉरेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करके फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जो ह्यूमंस हैं वो हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रही है। दिस ब्रिंग्स वाइल्ड लाइफ क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इसकी वजह से होता है। जो अभी तक एक नेचुरल बफर के तौर पर था कि एनिमल्स अपने हिस्से में रहते थे, इंसान अपने हिस्से में रहते थे, ये जो एनिमल्स हैं इंसानों की सेटलमेंट के पास आ गए। इसके लिए इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने एनक्रोच करा उनकी सेटलमेंट को। अब जब वो उधर के पास तक जाते रहते हैं, उनकी सेटलमेंट के पास जाते रहते हैं, इंसानों को स्पेस क्रंच महसूस होता है, वो इनकी हैबिटेशन में आ जाते हैं, है ना। अल्टीमेटली फिर वो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए उनको मार देते हैं। ठीक है, दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पैथोजेंस टू स्पिल ओवर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू ह्यूमंस। बस वो बीमारियां लेकर आते हैं और जैसे इनके कांटेक्ट में आते हैं इंसानों को भी बीमारियां लग जाती हैं। उसके बाद एडवर्स चेंजेस टू बायोटिक इंटरेक्शंस हो सकता है। इवन दो अ स्पीशीज मे नॉट हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोसिस्टम, एक्सटेंड नहीं हुई है वो,
जो वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर रोल प्ले करती है, उसका जो नीश होता है वो डिमिनिश हो सकता है, उसका जो प्राइमरी रोल है वो हो सकता है वो ना निभाए अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस, इकोसिस्टम कंडीशन अगर वहां पर चेंज हो जाए तो। If the niche filled by a single species or a group of species are critical to the proper functioning of the ecosystem, उनके नंबर के अंदर अगर आपको सडन डिक्लाइन अगर देखने को मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी अगर उनकी कम हो गई, तो फिर जब वो फंक्शनल रोल जो अभी तक वो निभा रही थी वो स्पीशी वो नहीं निभाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर एक भी मान लो अगर फूड चेन के अंदर या पूरी की पूरी जो एक फूड वेब है उसके अंदर एक भी अगर स्पीशी अपना जो फंक्शन निभाते हुए चले आ रहे हैं अभी तक, अगर वो ना निभाएं तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाएगी पूरी फूड चेन? बताओ। टाइगर जो है वो अपना मेन रोल निभाना छोड़ देगा, वो प्रेडेटर ना बनकर वो घास खाने लगे, बर्बाद है इकोसिस्टम के नहीं है? बताओ। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ों को क्लियर करने की वजह से क्या होता है जंगलों में? इट एलिमिनेट्स द शेडिंग, टेम्परेचर, मॉइस्चर रेगुलेशन, एनिमल हैबिटेट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो कि इकोसिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमेटली ये एक ऐसी जगह बन जाती है फिर वो एनिमल हैबिटेशन के लिए सही नहीं होती है, और एनिमल्स जो होते हैं फिर माइग्रेट करते करते ह्यूमन हैबिटेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। इसका जो सेकेंड हाफ है वो तो ईजी था ही, जिसमें कोई एनालिसिस नहीं थी, एक बच्चों वाला एक फ्लो था पूरा का पूरा। मैंने लाइन टू लाइन आपको सब कुछ पढ़वा दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।